हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा फिजिक्स का जो 11th क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर। और उसमें हमारा एक टॉपिक आता है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इन सभी फोर्स के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। आई एम राजेंद्र कुमार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स इन, तो फंडामेंटल फोर्स जो हमारे नेचर में हैं वो चार हैं हमारे। पहला तो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ले सकते हैं, वीक इंटरेक्शन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ले सकते हैं और ग्रेविटेशन लेते हैं। आगे बाद में इसके जो एग्जैक्ट नाम है, अलग नामों से भी इनको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ गतिमान अवस्था में है, ये हम सबको पता है। हर चीज़ गति में है। एवरीथिंग इज इन मोशन इन दिस यूनिवर्स। हर एक वस्तु, हर एक जीव कुछ न कुछ कारणों से या किसी न किसी वजह से एक दूसरे की जगह पर नियमित रूप से आ जा रहे हैं। पृथ्वी पर इंसानों ने विज्ञान के जरिए बहुत खोज की और कर भी ली है, परंतु उन्हीं खोजों में से एक ऐसी खोज भी है जो पूरी की पूरी प्रकृति को अपने सिद्धांतों के जरिए परिभाषित करती है। और इसी बारे में हमारे चार जो है मुख्य रूप से 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। और ये जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं हमारे यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही अहम रोल रखते हैं। दुनिया में घटित हर एक भौतिक घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें इन चारों फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल बेसिक लॉ है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। फिजिक्स की कोई भी घटना यदि हमें समझनी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में होने वाली हर एक घटना को घटने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ बाहरी बल की जरूरत होती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मुख्य रूप से बल जो है हमारे चार प्रकार से ही हैं जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं। वैसे तो सारी दुनिया में आपको बहुत से प्रकार के बल देखने को मिलेंगे, पता नहीं कितने बल हैं, लेकिन हम आज के टॉपिक में मुख्य रूप से हम चार बल का ही यूज करेंगे या इन चारों बलों के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यूनिवर्सल फोर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो होगा हमारा वीक फोर्सेज है, उसके बारे में करेंगे, जो वीक इंट्रैक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कई बार स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे चार फोर्स हो गए जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट के बारे में। पहले हम करते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उस ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे साधारण व सर्वभूत बल है, मतलब पृथ्वी का सबसे असामान्य बल है ये। इसको जब हम अर्थ की बात करते हैं तो इसको ग्रेविटी बोल देते हैं। साधारण का मतलब सिर्फ सामान्य नहीं है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है कि हम एक आम बात मानते हैं, इस वजह से इसको सामान्य भी कह सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो वजन या ऊर्जा युक्त वस्तुओं के बीच आकर्षण के गुण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो किसे बोलते हैं हम, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कहता है इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल का मतलब दो बॉडी जो है आपस में लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर। ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट m1 है और एक ऑब्जेक्ट क्या है m2 है। दोनों जो है एक दूसरे पर बल लगाते हैं जिनका मास m1 m2 है। और बाय विच ऑफ देयर मासेस, यानी कि मास m1 है और ये मास m2 है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। मान लो जब किसी भी पेड़ से फल गिरता है या सौरमंडल में सूर्य के
चक्कर काटते हुए ग्रह, यह सारी घटना सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशन के कारण होती है। एक बात हो रहा है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आकाश गंगाएँ हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, सौर मंडल है, जो सारे का सारा कंप्लीट जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधा हुआ है। और यही है बल जो है हमारे ब्रह्मांड है जो इसको एक संतुलित रूप देता है, एक बैलेंस सिस्टम बना देता है। इसलिए कभी भी ग्रहों की गति है, प्लैनेट्स की गति है या स्टार्स हैं, वो अपनी जो है एक निश्चित परिधि में घूमते रहते हैं। और जो हमारा ग्रेविटेशन बल है, सबसे पहले जो है सर हमारे जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने ढूंढा था, परंतु बाद में आइंस्टीन ने अपने सापेक्ष सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन फोर्स के ऊपर जानकारी दी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे चारों जो है स्पेस में मौजूद सबसे प्रभावशाली भी हैं और इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा करते रहेंगे। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जब दो पार्टिकल चार्ज होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अनलाइक हो गई, एक जैसे नहीं है। पॉजिटिव लेंगे तो लाइक हो जाएंगे, नेगेटिव लेंगे तो भी लाइक हो जाएंगे। तो अनलाइक फोर्स होते हैं। और रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाता है। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फोर्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हमने डेफिनेशन देखी है। तो दूसरी बात यह है कि जब भी हम विद्युत ऊर्जा के द्वारा चार्ज किए गए एक दूसरे को अपनी ओर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो उसी की वजह से भी हम जो है किसी भी बॉडी में चार्ज देखने को ले सकते हैं या मिल सकते हैं। जहाँ एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को खींचता है, वहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूसरी वस्तु को या चार्ज युक्त वस्तु को विकर्षित भी कर सकता है। ये हमने पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहता है इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बल है। इन ए न्यूक्लियस इट्स चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन, a proton and a neutron. Recent discovery show that protons and neutron are built of elementary particle called quarks। के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है हमारा? दिस फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। बीटा डिके, the nucleus emits an electron and uncharged particle called neutrino. This particle was first predicted by Wolfgang Pauli in 1931। उसने जो है इसके बारे में हमें जानकारी दी थी जो सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा फोर्स है, चार फोर्स हो गए हमारे, चार हैं अभी तो फर्स्ट चैप्टर के लिए चार ही रहेंगे। अब इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको जो है लिखने में आसानी रहे। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारी टेबल है। टेबल में क्या दिखाया गया देखना ध्यान से, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। ये फोर्स का नाम हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये क्या गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया वीक फोर्स, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। चार फोर्स हो गए हमारे, ये नाम आ गया हमारा इसमें। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स को यदि हम एक लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 10⁻⁻³ और वीक फोर्स 10⁻⁻16 और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻41। तो सबसे कमज़ोर फोर्स कौन सा हो गया हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, देखना इससे कम पावर फिर वीक फोर्स हो जाएगा, इससे कम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा ये हो गया। और कैरियर नेम हमारा इसमें ग्लूऑन आ जाएगा, और इसमें फोटोन होगा, इसमें इंटरमीडिएट वेक्टर हो जाएगा, और इसमें
ग्रेविटेशन हो जाएगा। सिंबल इसका हम स्मॉल जी लेते हैं और इसका ये ले गया सिंबल, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। रेंज इसकी 2 है, इसकी इन्फाइनिटी है, इसकी क्या है इन्फाइनिट, और इसकी क्या है 10⁻³ और इसकी क्या है फिर इन्फिनिटी। मास दिया हुआ है तो 3 के ऊपर तो कोई मास है ही नहीं है, तो वीक फोर्स के ऊपर दिया मास ये हमारे पास, ठीक है। इसको एक टेबल और है हमारे पास जिसकी वजह से हम इसको आसानी समझ सकते हैं। फोर्स में क्या है हमारे पास, ग्रेविटी एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट विद मास, ऑल पार्टिकल विद मास, ठीक है, और ग्रेविटेशन नहीं होगा, और रेंज क्या आ जाएगी इसकी इन्फाइनाइट है। मच वीकर, ये जो है रेंज दिखाइए भी कौन सा ज़्यादा वीकर है और कौन सा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, नीचे की ओर तीर दिया ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वीक आ जाएंगे। वीक फोर्स गवर्न पार्टिकल डिके और पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग क्वार्क और लेप्टॉन आ जाएगा, और ये इसमें चार्ज कैरियर हो जाएंगे W+, W- Z0, और रेंज क्या हो जाएगी शॉर्ट रेंज है इसकी वीक फोर्स की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आ जाएगा, इसमें एक्ट करता है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, इसमें क्या गया फोटोन गामा, और ये भी क्या है हमारा इन्फिनिटी तक काम करता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स में हमारा क्या आ जाएगा बाइंड क्वार्क स्ट्रॉन्ग, और इसके पार्टिकल हमारे होंगे वही ग्लूकोनल क्वार्क्स, और ये इसका सिंबल हो गया हमारे पास, ये भी शॉर्ट रेंज है और मच स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाएगा। तो ये थी हमारी टेबल जिसमें हम आसानी से इसको दिखा। इसके बाद हमारा यूनिफिकेशन हमने कर ही लिया था, थोड़ा सा इसका चार्ट देख लेते हैं यूनिफिकेशन में हम क्या क्या लेकर चलते हैं। देखिए स्पेस टाइम है, जैसे जो हमारा स्पेस है उसमें फोर्स किस तरह से काम करते हैं, तो फोर्स एक्सर्ट ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल, जब कॉलम ला चार्ज पार्टिकल में आता है, हुक्स ला कांस्टेंट एंड प्रेशर फोर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलम फोर्स है उसमें क्या दिखाया गया है 1D पोलराइजेशन सेल हो जाएगा, और इसमें 2D भी आ जाता है। मैग्नेटिज्म की बात जब करेंगे, हुक्स लॉ में हमारे पास ग्रेविटी आ जाएगी, एप्लीकेशन क्या आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये दोनों जो हमारे पास कॉलम लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करता है 2D और 3D में, और एप्लीकेशन किस मिलेंगे हम इलेक्ट्रोविक फोर्सेज में। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन के बारे में। अब लेते हैं कंजर्व क्वांटिटी क्या होती है हमारी कंजर्व क्वांटिटीज। फिजिक्स की जो हमारी गिव सम लॉ टू समराइज, इन्वेस्टिगेशन होगी हमारी, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जो है ऑब्जर्वेशन फिजिक्स में चलते हैं, विभिन्न प्रकार की फिनोमेनाएं भी हमारी चलती हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं जब, तो फिजिक्स जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी हमारी जैसे दैट रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटी। तो कंजर्व क्वांटिटी क्या है, कुछ हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम न तो बना सकते हैं और न ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, तो उनको हम कंजर्व क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉर ए बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज ओवर टाइम, बदल जाती हैं, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है टोटल क्या रहेगी सेम रहेगी यदि हम उसका सम कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटी। और जो कंजर्व क्वांटिटी हमारी कैन भी स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है, वो एज पर सिचुएशन होता है हमारा, जैसे टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब अलग अलग से सिस्टम हम करते हैं। पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, मतलब इसको न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। लाइक मान लो भी जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। मान लो जैसे हमारे पास बांध है, कोई पानी इकट्ठा किया गया है, तो जब तक वो एक जगह पे तो उसमें हमारी
एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, लेकिन जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। इनके एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर दिया। तो डेफिनेशन में कहेगा दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड although it can be changed from one form to other, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी into another. In an isolated system the sum of all form of energy therefore are remain constant, हमेशा क्या रहता है वो constant रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए फॉलिंग बॉडी हैज़ constant amount of energy, कोई बॉडी फॉल कर रही है तो उसमें कांस्टेंट है हमारी एनर्जी, बट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंज फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, जो काइनेटिक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी एंड मास आर इक्वलेंट, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी क्या कहती है, जो हमारी एनर्जी है और मास है वो दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। दस तो इस बात से क्या समझ में आता है कि द रेस्ट मास ऑफ बॉडी मे बी कंसिडर ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ऑफ विच कैन बी कन्वर्ट इनटू अदर, दूसरे उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल सकते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन लॉ इज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट विच कैन नॉट बी प्रूव, ये सिर्फ हम जो है इनको हम प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि किस पे डिपेंड है, जो हमने शुरू में एक बार टॉपिक किया था कि कुछ बातें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ बातों को का हाइपोथेसिस बना लेते हैं, तो वो जो है साइंटिफिक मेथड है एक तरह से हमारा। तो ये जो हम हाइपोथेसिस हो सकती है हमारी और ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली विच कैन नॉट बी प्रूव दीज कैन बी वेरीफाइड वाया एक्सपेरिमेंट, लेकिन उनको वेरीफाई कर सकते हैं, समझे ना। अब लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सेम वही हमारे पास अकॉर्डिंग टू जनरल लॉ कंजर्वेशन, इसका नियम के अनुसार द एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम एंड कन्वर्टर फ्रॉम वन पॉइंट फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स पर हम इसको लागू करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन अनचेंज, मतलब हम एनर्जी को बनाए ही नहीं रहे हैं, बल्कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द नेचर प्रोड्यूसेस सिस्टेमेटिक रिजल्ट इन द डिफरेंट टाइम, लेकिन हमारी नेचर है वो अलग अलग तरीके से इन बलों के बारे में काम करते थे। अब नेक्स्ट करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद हमारा है मास के ऊपर। अब कंजर्वेशन मास क्या है हमारा, जो शॉर्ट में क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच वी कैन अकाउंट फॉर ऑल मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा सेम रहेगा हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन है सेम। जैसे हम एनर्जी वाली डेफिनेशन किया, सेम यही हमारी एनर्जी बात होती है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड वही फ्रॉम नथिंग नॉर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट व्हेन कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू एनर्जी इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये था हमारा उसके बारे में। अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसके ऊपर पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम अमंग डिफरेंट मोलिक्यूल्स। पहला पॉइंट ये है, ये किसका है, प्रिंसिपल यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। सेकंड, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मोलिक्यूल इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मोलिक्यूल, ये हमें पता है। मतलब पूरी एनर्जी कन्वर्ट हुई, लेकिन बाद क्या है, द डिफरेंस अपीयर एज हीट एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कुछ एनर्जी कहीं चली जाती है, कुछ एनर्जी कहीं चली जाती है। मतलब जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी 100% एफिशिएंसी नहीं होती, कुछ एनर्जी कहीं ख़त्म हो जाती है, कुछ कहीं ख़त्म हो जाती है, इसलिए लेकिन टोटल ओवरऑल रिमेन कांस्टेंट। अपोजिट टू फॉर द एनर्जी एब्सॉर्प्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो हमारा, उसमें क्या होता है, सिंस द एटम आर मियरली रीअरेंजमेंट बट नॉट डिस्ट्रॉयड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका अपोजिट वही हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया ये, और द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन मास जब हमें देखते हैं तो सेम रहता है हमारा। इसके बाद मास एनर्जी रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है हमारी ये, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वेयर C इज द
स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और इसको बोलते हैं आइंस्टीन थ्योरी या आइंस्टीन इक्वेशन ही बोलते हैं इसको कई बार। ये रिलेशन है हमारी मास और एनर्जी की, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप। आगे मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो डेफिनेशन हमारी इनकी सबकी सेम रहेगी, जैसे हमने एनर्जी की है, चार्ज की करते हैं ना, मतलब कंजर्वेशन में। ये कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इन फिजिक्स सेवरल प्रिंसिपल स्टेट दैट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज इन द कोर्स ऑफ टाइम विद इन एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम। इन क्लासिकल फिजिक्स laws of this govern energy, momentum, angular momentum, mass, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में जिसके बारे में बात करते हैं। इन पार्टिकल फिजिक्स अदर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर इनवेरिएंट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। An important function of the conservation law is that they make it possible to predict the microscopic की बजाय macroscopic behavior, ठीक है ना, of the system without having to consider the microscopic details of the course of a physical process and chemical process। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वही टोटल एनर्जी क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, बट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है एज ए वर्क। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज सोर्स ऑफ हीट, हमारा हीट का जो सोर्स है हमारे पास, ठीक है। अब इक्विवेलेंस मास एनर्जी रिलेशन हमारी वही है, E इज इक्वल टू mc² का इक्वेशन हमारी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। We have to go back a bit and readdress the law of conservation of mass because certain extreme situation it has to modified। कुछ हम इसके बारे में बात करते हैं, वही हमारी सेम हमारा E इज इक्वल टू mc², इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये। तो इसी से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, किसी की एनर्जी कैलकुलेट करने तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। लीनियर मोमेंटम हमारा हो ही गया, दोबारा रिवाइज करते हैं। Express the fact that a body or a system of bodies in motion retains its total momentum, the product of mass and vector velocity, unless an external force is applied to it। In an isolated system, यदि मान लो सिस्टम को आइसोलेटेड लेते हैं तो उस बात में क्या, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो सच एज यूनिवर्स there are no external forces, so momentum is always conserved। तो मोमेंटम क्या रहेगा हमारा, कंजर्व रहेगा। बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट्स कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन विल आल्सो बी कंजर्व्ड। इसके बाद हमारी जो इसकी एप्लीकेशन में हम क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ कोलिजन प्रॉब्लम, ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स, exemplifies and the conservation of the momentum। The increased forward momentum of the rocket is equal to the हमारा जो, लेकिन उसमें दूसरी बात क्या आती है, वो अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, अपोजिट इन साइन टू द मोमेंटम टू द इजेक्टेड एग्जॉस्ट गैसेस। इसके बाद सिमेट्री, क्या सिमेट्री में क्या लेंगे, symmetry of laws of nature with respect to translation in space is termed as law of conservation of linear momentum। Example, law of gravitation is same as the earth and the moon, even if the acceleration due to gravity at the moon is 1/6 of then। इसका मतलब क्या, भी ग्रेविटी जो है हमारी मून की अपेक्षा जो है 6 टाइम है, या हम कह सकते हैं मून की जो है हमारी 1/6 होती है ग्रेविटी। एंगुलर मोमेंटम हमारा हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल आसान था। फंडामेंटल फोर्सेज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, मास हो गया। तो इसके साथ ही हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए